करता हूँ एडवोकेट श्रद्धा सुरेश पाटिल मैम का। साथियों, एडवोकेट श्रद्धा सुरेश पाटिल मैम यह पेशे से वकील है। वह मुंबई हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। वह सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है। उसी के साथ उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में अनेक ज्येष्ठ वकीलों के साथ उन्होंने कार्य किए हैं और आज भी वह कर रहे हैं। साथियों, उसी के साथ उनका आज वो जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका विषय है आपराधिक मुकदमा यानी क्रिमिनल लिटिगेशन। इस मुद्दे पर वह कोर्ट में अलग अलग विषयों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, मैम ने बहुत से ऐसे अलग अलग सेशन अटेंड किए हैं, जैसे उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस हो, घरेलू हिंसाचार या फिर काम के ठिकान पर होने वाला जो शारीरिक शोषण है, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत से सेशन लेके बहुत से लोगों को, महिलाओं को उन्होंने कानूनी जानकारी दी है और उन्हें सक्षम करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। उसी के साथ साथियों, मैम ने कॉलेज में जाकर अनेक बड़े बड़े सेशन देकर उन्होंने जो यूथ है उनको भी कानूनी जानकारी देकर अलग अलग विषयों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और साथियों, 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के द्वारा सिंगापुर में आयोजित व्यापारी संगठन के हक इस विषय पर मैम ने ट्रेनिंग ली है और जो व्यापारी संगठन के जो मजदूर द्वारा जो उनके हक है वो किस तरह से है और उनको हम किस तरह से और मजबूत बना सकते हैं, इस बारे में मैम ने ट्रेनिंग ली है। उसी के साथ मैम ने बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे हैं और वह किसी भी मध्यस्थी और सलोखा की भूमिका वह बहुत ही बखूब निभाती है। तो साथियों, इसी के साथ मैं मैम का फिर से एक बार मर्जी के इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे एक कार्यकर्ता अलीदर शेख, वो अभी तक शायद जुड़े नहीं है, तो मैं मेरी आईटी टीम से रिक्वेस्ट है कि सर आप उनको ऐड कर दीजिए ग्रुप में। और तब तक मैम मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आज के विषय पर आप शुरुआत करें। धन्यवाद। हेलो, आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। यस मैम। यस, ओके। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं मर्जी फाउंडेशन, मर्जी संगठन और मंगेश सर का, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि मैं ये सेशन ले सकूं आप सबके साथ, ये मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सेकेंडली जयेश, थैंक यू आपका भी इतना अच्छा मेरा परिचय कराने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आपको ये बताना कि ग्राहक संरक्षण अधिकार, मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगी क्योंकि हमारे पास वक्त लिमिटेड है, इसलिए तो हम आज, जैसे उन्होंने बताया कि ग्राहक संरक्षण अधिकार या फिर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये अभी उसका नया अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट यानी नए बदल लाए गए हैं, उसमें नए चेंजेस लाए गए हैं। उसके पहले जो पुराना अधिनियम था वो था 1986 का, जो अब तक कानून में बेसिकली जो हम कोर्ट में उसका यूज करते थे, उसका उपयोग करते थे। तो मैं शुरुआत एक प्रेजेंट करना चाहूंगी पीपीटी से, तो उससे हम सबको आसानी होगी। मुझे एक यस, आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं तो प्लीज जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले, क्योंकि हम कानून के बारे में बात कर रहे हैं,
तो पहले ये पीपीटी बनाई है ताकि हमें आसानी हो ये जो कानून है जिसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फिर ग्राहक संरक्षण अधिनियम बोल रहे हैं 2019 का, वो समझने में आसानी हो, इसलिए ये पीपीटी का उपयोग हम कर रहे हैं। इस पीपीटी में मैंने कोशिश की है बहुत ही कम चीजें डाल के, लेकिन जो हमारे लिए डे टू डे रूटीन में जो हमारे लिए बहुत महत्व की है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका शामिल करने की। यानी बिकॉज हम, जैसे उन्होंने बताया परिचय में ही, परिचय के वक्त जैसे बताया कि हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती है। तो इसीलिए ये कानून इसलिए इम्पोर्टेंट है, या इसका इम्पोर्टेंस ये है कि मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो, सॉरी, हाँ सॉरी, एक्चुअली वो नेटवर्क इशू होने के बाद इसलिए वो कट हो गया था। ओके, अब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, राइट? तो मैं बता रही थी कि जो 1986 का और जो 2019 का जो कानून था, उसमें क्या डिफरेंस है या क्या बदलाव है जो हमारे लिए बहुत महत्व के है। तो सबसे पहला बदलाव ये है, क्योंकि हम सभी लोग आजकल ई कॉमर्स या ई प्लेटफॉर्म का बहुत उपयोग करते हैं। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाना, अमेजोन से मंगाना, अलग अलग साइट से हम कुछ लेते हैं, ये ई कॉमर्स जो बोलते हैं प्लेटफॉर्म्स। तो उसमें सबसे पहला ये बदल एक आया है कि जो तभी उस कानून में कोई भी तरीके से ई कॉमर्स के बारे में कोई भी कानून लिखा नहीं था, कोई भी सेक्शन स्पेसिफिकली दिया नहीं था। बट अभी 2019 में सबसे पहला या सबसे बड़ा बदल जो है वो ये है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी किसी भी तरह के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से अगर हम कुछ खरीदते हैं और अगर वो जो चीज है, जो प्रोडक्ट हमें मिला है, उसमें कोई डिफेक्ट है या वो खराब है या फिर किसी भी तरह का आपको लगता है कि उसमें फ्रॉड है, तो इस वक्त में आप क्या कर सकते हो, किसे अप्रोच कर सकते हो? क्या आप ग्राहक हो? पहली बात तो क्या आप ग्राहक इस डेफिनेशन में आते हो? ये सारी जो चीजें हैं, ये चीज 2019 में इंक्लूड की है। दूसरा जो बदलाव इस 2019 में और पहले इसमें है, वो है प्रोडक्ट लाइबिलिटी। ना, प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, भले वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसकी लाइबिलिटी जो है या उसकी जो जिम्मेदारी है वो आती है जैसा बता रहा है वैसा का वैसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है, तो आप जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन या कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, कंज्यूमर फोरम में जाके अप्रोच कर सकते हो। ये जो राइट है, ये जो आपका हक है, ये 2019 के कायदे में उन्होंने बोला गया है। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आपको एक दे सकती हूँ कि अगर आप कोई ऑनलाइन
ऑनलाइन नहीं किया, ये टीवी लगाया आपने, और जब पहले हम टीवी लगाते हैं सबसे पहले ऐसा दिखाया जाता है कि आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, इतने 5 पीसेस मिलेंगे, ये कलर का प्रोडक्ट है, ये मटेरियल है, जो गलत विज्ञापन है, यानी वो प्रोडक्ट वैसा है नहीं, बट उसका विज्ञापन या आपको जैसे वो दिखाया जा रहा है वो गलत है, और आप उस आमिष में आके वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो उसमें ऐसे वक्त में आप जाके कोर्ट को या फोरम को अप्रोच कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का सेक्शन है इस 2019 के सेक्शन में डाला गया है। उसके अलावा मीडिएशन या हम जिसे कहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सबसे महत्व और सबसे इम्पोर्टेंट जो एडिशन है 2019 के एक्ट में। मीडिएशन यानी चर्चात्मक, कोई किसी का बड़ी म्यूट कीजिए प्लीज। हेलो मैम। हाँ, कुछ आवाज आ रहा है। ओके मैम, मैं थोड़ा माफी मांगता हूँ और आपको रुकाता हूँ। ओके साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के वक्त अली अंदर आप अपना अली माइक हैदर म्यूट शेख कीजिए ना प्लीज। तो अली हैदर शेख सर, मैं आपका मर्जी संगठन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो सर, हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। श्रद्धा पाटिल मैम हमें मार्गदर्शन करिए, उसके बाद सर मैं आपके पास आऊंगा। धन्यवाद। तो तब तक सभी साथी अपने माइक। मर्जी फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई, और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज कंटिन्यू श्रद्धा जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैम आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर। सो आई थिंक हमारा प्रेजेंटेशन मुझे वापस ऑन करना पड़ेगा। ओके तो जैसे मैंने बताया कि ये जो नए बदल थे, ये तीनों जो चीज थे मीडिएशन के बारे में जो मैं बता रही थी कि चर्चात्मक, हम अगर किसी भी तरह की कंज्यूमर को किसी भी तरह का ऐसा लगता है कि ये फ्रॉड हमारे साथ हुआ है या ये चीज जो हमें दिखाई जा रही थी वो गलत है और हम इस पे कोई भी तरह का कानूनी एक्शन ले सकते हैं, जब हम उस ग्राहक इस डेफिनेशन में आते हैं, तो ऐसे समय पे हम चर्चात्मक तरीके का जो मीडिएशन बोला है, जो इस कानून ने हमें एक ऐसे कहिए एक टूल दिया है जो हम जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज भी है, ये जो एडिशन किया है कि आप बैठ के किसी भी तरह का सेटलमेंट जो है बिना कोर्ट के पास जाए, आप आपसी सम्मति से, आप ग्राहक हो और अगर सेलर या मैन्युफैक्चरर जो भी है जिससे आपने वो चीज ली है, तो उनके साथ आप बैठ के चर्चा कर सकते हैं, बैठ के किसी सेटलमेंट पे आ सकते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, प्रोडक्ट लायबिलिटी की जो मैंने बताई, दूसरी चीज है जो ई कॉमर्स है, जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, उसको भी अपने इसमें लिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी 2019 के एक्ट में चर्चात्मक सेटलमेंट को भी उन्होंने महत्व दिया है। ये एक्ट 2019 अगस्त 9 को आया है। सेक्शंस इसमें 106 हैं। अब इसमें सिर्फ उन्होंने बताया है कि ग्राहक कौन है, कौन ग्राहक है, कौन ग्राहक नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ग्राहक वो है जो कोई भी चीज खरीदता है, कोई भी सर्विसेज लेता है, किसी कंसिडरेशन पे करके, कंसिडरेशन यानी कोई भी तरीके का पेमेंट करके, जब वो कोई भी चीज खरीदता है और कोई भी सर्विस अगर किसी से लेता है, तो इसे ग्राहक माना जाता है। अब किसे ग्राहक नहीं माना जाता है? जब कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज ऐसे मुफ्त की, फ्री ऑफ चार्ज जिसे हम कहते हैं, या ऐसी कोई भी सर्विस अवेल करता है जो फ्री की दी गई है, उस वक्त अगर वो जो भी सर्विस है जो उन्होंने कहा है कि ये आपको फ्री मिलेगी, ये आपको फुकट है, आपको जितना लेना है आप ले सकते हैं, और आप वो सर्विस यूज कर रहे हो या आप वो चीज खरीद रहे हो। अगर समझिए मैंने एक बोर्ड लगाया कि मैं दाल बेच रही हूँ और दाल के मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, आप लेके गए 5 किलो दाल आपने लेके गए घर पे, आपको घर पे लेके जाने के बाद पता चला कि वो दाल खराब है, तो ऐसे में आप जाके मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ग्राहक नहीं हो उस एम्बिट में या उस डेफिनेशन में जो 2019 के कायदे ने बोला है, उसके अंतर्गत आप ग्राहक नहीं हो। तो जो भी चीज आप
फ्री में लेते हो, ऐसा कोई भी सर्विस जो आपको फ्री में मिलती है, जो आप कमर्शियल या बिजनेस पर्पस के लिए लेते हो, खरीदते हो, बिजनेस पर्पस के लिए जो भी आप खरीद बेच करते हो, तो आप ग्राहक नहीं होते उसमें। यानी कि अगर मैं दुकानदार हूं, मैं होलसेल में माल उठा रही हूँ कहीं से ताकि मैं मेरे दुकान से वो चीज बेच सकूं, अब मैं भी बिजनेस ही कर रही हूँ, तो जहां से मैं होलसेल का माल उठा रही हूँ, मैं अगर उनके माल में कुछ खराबी है, हाँ मैं उनका माल वापस बेच सकती हूँ, वो तो हमारी आपसी समझ की बात है, लेकिन मैं उनपे केस नहीं कर सकती उस चीज के लिए, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो बिजनेस और कमर्शियल पर्पस के लिए है। या फिर अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर आते हो तो ग्राहक नहीं होते हो। तो ग्राहक कौन है और कौन नहीं है ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब अगर आप ग्राहक हो फिर ही आप जाके इस कानून की मदद ले सकते हो। दूसरी बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्व की है, कि हमारे कंज्यूमर्स की राइट्स क्या है। तो ये जो चार्ट अगर आप देख सकते हैं, मैंने कोशिश की है हम सिंपलर टर्म्स में समझ सके। पहला है सेफ्टी का राइट है हमारे पास, दूसरा है चॉइस का, कि हम जो चाहते हैं वो हम चूज करें, वो ग्राहक के तौर पे हमारा राइट है। अगर हम ये मोबाइल नहीं चाहते तो वो हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता वो चीज खरीदने के लिए। तो एज अ ग्राहक हमें वो राइट दिया गया है कि हमें जो चाहिए हम वो चूज कर सकते हैं, अपने मर्जी से कर सकते हैं। फिर तीसरा है राइट टू बी हर्ड, यानी आप जो भी कहना चाहते हैं वो सुनने का हक है, हक आपको इस कानून ने दिया है। यानी क्या, इसका मतलब सिंपल है कि इसका मतलब ये है कि राइट टू बी हर्ड, यानी अगर आपकी कोई भी दुविधा है, आपकी कोई कंप्लेंट है, तो आपका ये हक है कि आपको हर कोई सुने। यहाँ में हर कोई का मतलब है जो भी फोरम्स है, जो भी कोर्ट्स बनाए हैं, जो भी ऑफिसेस है, यस, जो भी अगर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हेल्प कर रहा है कंज्यूमर्स को, तो आपका ये हक है कि आपको वो सुने। अगर आपको कोई बोलता है कि हम आपका नहीं सुन सकते या हम आपकी कंप्लेंट नहीं ले सकते, तो ये बात गलत होगी, उनके ऊपर हम अगेंस्ट काउंटर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको फंसाया गया है किसी भी तरह से और अगर आप ग्राहक हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका राइट है कि आपका सुना जाएगा। फिर है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको जानकारी होने का भी हक है। नाउ इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी तरह का प्रोडक्ट लेते हैं, किसी भी तरह के कोई भी खरीदारी अगर हम करते हैं, जब हम ग्राहक होते हैं तब हमें उस बारे में, हम जो भी चीज ले रहे हैं उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन होने का हमारे पास हक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ, सीधा एग्जाम्पल है, अगर आप टीवी खरीदने जाते हो, अगर आप शोरूम में जाते हो और अगर आप उनसे 10 सवाल करते हो, आप उनसे 100 सवाल करते हो, तो ये आपका राइट है कि आपको उस चीज के बारे में जानकारी हो। अगर समझिए मैंने किसी भी चीज के बारे में आपसे कोई जानकारी छुपाई, कोई भी चीज हो सकती है, मैंने आपको कोई घटिया माल दे दिया अच्छा बता के, मैंने मिसलीड कर दिया आपको, मैंने फ्रॉड कर दिया यहाँ पे, तो आप क्या बोल सकते हो कि इन्होंने हमें गलत जानकारी दी थी और इस बेसिस पे आप हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। तो आपको जानकारी मिलने का हक, प्रोडक्ट के बारे में या ग्राहक के तौर पे हर चीज की जानकारी होने का हक भी आपके पास है। नेक्स्ट है हेल्दी एनवायरनमेंट। हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब जो भी आपका परिसर है वो हेल्दी हो, ये भी हक उन्होंने एज अ कंज्यूमर डाला गया है ना। इसका मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। जब आप अगर कोई सोसाइटी में आप कुछ परचेस करते हो, समझिए आपने फ्लैट खरीदा और और क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसका। हमारे केस में एक व्यक्ति ने एक फ्लैट खरीदा था, उसके सामने जब उन्होंने खरीदा तब ग्राउंड था, एक गार्डन था, बहुत अच्छा गार्डन था, इसलिए ने वो खरीदा। अब क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद वहां पे सोसाइटी के लोग वहां पे कचरा डालना चालू कर दिया उन्होंने। अब ऑब्वियसली उनका जो हेल्दी एनवायरनमेंट था वो तो हक उनका चला ही गया। अब यहाँ पे दो चीजें वो कर सकते थे, एक तो क्योंकि बिल्डर था तो वो रेरा में जा सकते थे, वो अलग, बट क्योंकि वो कंज्यूमर भी है, क्योंकि उन्होंने वो चीज खरीदी है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। वो जाके ये बोल सकते हैं कि ये जो मेरा हक है ये मुझसे छीना गया है,
और इस हक के बेसिस पे मैं इस कोर्ट के पास मदद के लिए आया हूँ। फिर है राइट टू रिड्रेस। राइट टू रिड्रेस यानी आपका जो भी सवाल है, आपका जो भी इश्यू है, आपकी जो भी कंप्लेंट है, उसको देखा जाएगा, उसे समझा जाएगा, आपको हर तरह की मदद की जाएगी, आपको हर तरह की लीगल कानूनी मदद मिलना ये आपका हक है। फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन यानी जैसे मैंने पहले बताया, जानकारी होना, क्योंकि आप ग्राहक हो, आपके पास जो भी चीज आप खरीदते हो, बेचते हो, जो भी चीज आप ग्राहक के तौर पे करते हो, उसकी जानकारी होना, उसके बारे में आपको पता होना, ये भी आपका हक है। और लास्ट है बेसिक नीड्स का। ये भी कंज्यूमर का एक दूसरा हक है बेसिकली, यानी ये कि अगर आप कोई चीज खरीदते हो जो आप बेसिक कमोडिटीज के तौर पे खरीदते हो, जो आप नॉर्मल दिनचर्या के लिए खरीदते हो, ऐसा कोई भी अगर तरीके का आप कोई चीज खरीद रहे हो जो आपका बेसिक नीड्स फुलफिल करता है, जो आपका दैनंदिन का चीज फुलफिल करता है, तो ऐसी चीज का भी हक आपके पास है। तो ये जो सारे मैंने बताए हैं ये राइट्स है कंज्यूमर्स के। मैं वापस रिपीट करती हूँ, सेफ्टी का राइट है, चूज करने का राइट है आपके पास, आपको सुनने का आपको हक है, आपको पता चलने का, हर चीज बताने का आपको हक है, हेल्दी एनवायरनमेंट का आपको हक है, आपको अप्रोच करने का और आपकी मदद करने का, कानूनी तौर पे आपका मदद मांगने का बेसिकली हक है, और आपको मदद दी जाएगी ये भी आपका हक है। आपका कंज्यूमर एजुकेशन का हक है और आपका बेसिक नीड्स का हक है। तो ये सारे जो हक है हमारे, ये जो सारे राइट्स हैं, ये तो कंज्यूमर एक्ट ने भी दिए हैं, ये तो संविधान ने भी हमें दिए हैं। तो ये सारे हक के अंतर्गत ये सारे हक हम लेके कानून के पास या कोर्ट के पास जा सकते हैं। मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा दूंगी इसलिए ताकि ऑब्वियसली वक्त हमारे पास कम है। ये जो अथॉरिटी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अभी हमें पता चला कि ग्राहक कौन है, ग्राहक कौन नहीं है, हमें ये पता चला कि हमारे हक क्या है। अब ये जो अथॉरिटी के बारे में है मैं सिर्फ एक छोटा सा बता देती हूँ। CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है, या बेसिकली आप करिए सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये एक ऑफिसर होते हैं, ये एक ऑफिसर्स की टीम होती है जहां पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना जरूरी है, जहां पे आपके अगर उनको लगता है इस अथॉरिटी को कि आपके या किसी भी तरह के ग्राहकों के जो हक है छीने जा रहे हैं, कोई भी ऐसे तरह की प्रैक्टिसेस हो रही है, प्रैक्टिसेस यानी ऐसे कोई भी तरह के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं जो गलत है, हाँ, जिस तरह से कोई भी तरह जो ग्राहकों को तकलीफ पहुंचेगी, ऐसे अगर कोई भी चीज अगर इनके ऑब्जर्वेशन में आती है इस अथॉरिटी के, तो वो लोग खुद से सुओ मोटो यानी खुद से जाके कोर्ट के पास इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, उस मैन्युफैक्चरर की कंप्लेंट कर सकते हैं, उस सेलर की कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी ने जिसने भी फंसाया है, जिसने भी सेल किया है, जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम कहते हैं, अगर उसने किसी भी तरह की जो हम बोलते हैं गलत काम किया है जो ग्राहक को तकलीफ दे रहा है, तो ये खुद अथॉरिटी उस पर जांच रखती है, वो देखती है टाइम टू टाइम, हर जगह पे चेक करती है, और अगर उसे लगता है कि इन्होंने ये गलत किया है तो वो खुद जाके कंज्यूमर कोर्ट्स में उनकी कंप्लेंट कर सकती है। तो ये एक जो एडिशन है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, आपके यहाँ पे भी, आप जहाँ पे भी रहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं ग्राहक हूँ और मेरे ऊपर कुछ गलत हुआ है जिसकी कंप्लेंट मुझे करनी है, तो आप ये अथॉरिटी के बारे में जानते हैं। ये अथॉरिटी के ऑफिसेस यहाँ पे नहीं है बेसिकली, बट इनके चीफ कमिश्नर्स और कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, ये दिल्ली में होते हैं, बट जाहिर है हम उन्हें लेटर्स लिख सकते हैं, हम उन्हें मेल्स कर सकते हैं। तो ये एक अथॉरिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे फेमस रिड्रेसल एजेंसीज हैं, जैसे मैंने बोला, आप सबका हक है कि आप जाके आपकी कंप्लेंट कहीं दर्ज कर सकते हैं, और आपका ये भी हक है कि उन्होंने आपकी जो कंप्लेंट है वो ध्यान में रख के आपको मदद करना। तो इसमें तीन कमीशंस बनाई हैं जो मैंने अभी प्रेजेंट किया है। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम,
जो जिला लेवल पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। फिर आता है स्टेट कमीशन, जो हर एक स्टेट में कमीशंस होते हैं। महाराष्ट्र का स्टेट कमीशन है, गुजरात का स्टेट कमीशन है, कंज्यूमर स्टेट कमीशन, और तीसरा है नेशनल कमीशन। तो ये तीनों जो कमीशंस है, ये है हमारे यहाँ पे भी है। अब ये कमीशंस क्या करते हैं, तो ये जो भी कंज्यूमर के कंप्लेंट्स आते हैं, ये 3 लेवल के कमीशंस हैं, तो तीनों भी लेवल पे अलग अलग तरीके की कंप्लेंट्स हम जाके कर सकते हैं। तो ये तीनों भी लेके कंप्लेंट्स हमारे सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो अगर 20 लाख से कम आपका कोई प्रोडक्ट है, तो 20 लाख से कम आपका कोई प्रोडक्ट अगर 20 लाख से कम का अगर आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर रहे हो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाने की जरूरत है। हेलो 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 अली सर आपका माइक म्यूट नहीं है शायद, आवाज आ रही है हाँ। इसलिए। नो प्रॉब्लम सर। सो मैं जैसे कह रही थी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन से केसेस जाते हैं मैं बता देती हूँ थोड़े में। ऐसी कोई भी कंप्लेंट्स आपकी जिसमें 20 लाख से कम का आप कॉम्पेंसेशन मांग रहे हो, कॉम्पेंसेशन यानी आपको जो भी तकलीफ हुई है ग्राहक के तौर पे, आपकी जो कंप्लेंट है, जो फ्रॉड हुआ है आपके साथ, और जो भी आपको मानसिक हुआ या शारीरिक हुआ, जो भी तरह का कष्ट आपको सहना पड़ रहा है, उसके लिए जब आप कॉम्पेंसेशन मांगते हो, 20 लाख से कम का अगर वो होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा कंप्लेंट। 20 लाख से और 1 करोड़ के बीच में होगा तो वो स्टेट में जाएगा, और 1 करोड़ के ऊपर होगा तो वो नेशनल कमीशन में जाएगा। तो हमें पता है कि अगर हमें कंप्लेंट करना है तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाने की जरूरत है। कौन कर सकता है कंप्लेंट? कंज्यूमर कर सकता है। कंज्यूमर के जगह पे मतलब जो ग्राहक है वो कर सकता है। ग्राहक के जगह पे जो मैंने सीसीपीए अथॉरिटी बोली, अगर उन्हें लगता है कि ग्राहक के साथ कुछ गलत हुआ है, वो कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर समझिए किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई है, ग्राहक की कोई डेथ हो गई है, बट उनका केस चल रहा है, तो उनके जो लीगल हेयर है, यानी जो भी उनके बच्चे हैं, पत्नी है, वो केसेस कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी खुद के हाथों में लेके, अगर उन्हें लगता है कि इस ग्राहक के साथ नाइंसाफी हुई है, तो ये सब जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। इन्हें कंप्लेनेंट बोलते हैं हम। तो ये सारे कंप्लेंट कर सकते हैं इस एक्ट में। प्रोसीजर क्या है कंज्यूमर फाइलिंग का, मैं बता देती हूँ इस एक्ट में। पहली चीज है, जो भी आप कंप्लेंट कर रहे हो वो राइटिंग में होनी चाहिए। अभी ऑफलाइन तो आपको जाके क्या करना पड़ेगा, आपको जाके फोरम्स जो है, फोरम्स मैंने नीचे लास्ट स्लाइड में दिए हुए हैं, जो बेसिकली कंज्यूमर के ऑफिसेस बनाए हैं स्टेट ने और सेंट्रल ने, वहां पे जाके आप कंप्लेंट्स कर सकते हो। सेकेंड थिंग, ये ऑनलाइन तरीका भी है। ये ईमेल आईडी मेरे स्क्रीन पे आपको, ईमेल आईडी नहीं, वेबसाइट आपको दिख रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट का ईमेल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करके एक प्रोसीजर होता है ऑनलाइन कंप्लेंट का, यानी आपकी जो कंप्लेंट है लिखित में आप स्कैन करके भेजते हो, उसके साथ जोड़ते हो डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्ट में क्या खराबी है, आपकी कंप्लेंट किसके विरुद्ध है, ये सारी डिटेल्स भर के आप ऑनलाइन सबमिट कर देते हो। सबमिट करने के बाद एक कालावधि होता है, साधारण 15 दिन का होता है, महीने भर का होता है। वो लोग आपकी कंप्लेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, और अगर उनको लगता है तो वो आपको बुलाते हैं। वो बुला के आपका जो भी है बात सुन के लेते हैं, सुन के फिर सामने सेलर को बुलाते हैं, मैन्युफैक्चरर को बुलाते हैं। अगर किसी भी तरह का मीडिएशन, जैसे मैंने ऊपर बताया, बैठ के बातचीत हो सकती है, वो हो सकती है, उसमें से कोई तर्क निकल सकता है तो वो उसकी कोशिश करते हैं। अगर नहीं तो वो आपको उपाय देते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके कंप्लेंट कीजिए। अभी इसके बाद एक टाइम लिमिट है कंप्लेंट करने का, जो 2 साल है। 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। डेफिशिएंसी इन सर्विस यानी 2 साल जब से आपको लगता है कि आपके जो भी आपने खरीदा है उसमें कुछ गलती है, उसमें कोई बिगाड़ आया है, तो उस टाइम पीरियड के विद इन 2 साल के अंदर ही अगर आप ग्राहक हो तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आप उसके बाद जाते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया, ये जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, उनको आपकी केस लेने के लिए।
तो जो कालावादी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल का कालावादी दिया है, उसके विद इन ही आपको कंप्लेंट करना जरूरी है। और ये एक पीडीएफ है, ये अगर चाहिए तो मैं मंगेश सर को सेंड कर दूंगी आप सबके लिए। ये स्टेट ऑफिसेज है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन अपना ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज के इधर, वहाँ स्टेट कंज्यूमर है। ये सारे मुंबई के मैंने दिए हैं, कुछ औरंगाबाद का है, एक नागपुर का है, एक रिड्रेसल फोरम यहाँ पे है जो परेल में है, फिर बांद्रा में एक है चेतना कॉलेज के यहाँ ईस्ट में। तो ये सारे फोरम्स है, थाने में है। ऐसे 5 स्लाइड्स है, बेसिकली 5 पीडीएफ है। तो मैं ऑब्वियसली वो सर के साथ शेयर कर दूंगी ताकि वो आपके संगठन में शेयर करे, और किसी को अगर कोई भी तरह का कंप्लेंट हो किसी की तो वो जाके यहाँ से मदद मांग सकते हैं। तो ये कानूनी बात जो थी, ये जो कानून जो 2019 में कहा गया है, जो एक्ट में कहा गया है, ये मैंने बताया। यस जी, यहाँ पे मैं रुकती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, बहुत ही सरल रूप से अपने कानून के बारे में समझा और लोगों तक ये बात पहुंची गई होगी कि ग्राहक क्या होता है और उसकी व्याख्या क्या है। तो मैं फिर से एक बार मंत्री संगठन द्वारा आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, अभी मैं जा रहा हूँ हमारे दूसरे वक्ता अलीहैदर शेख सर के पास। तो उससे पहले साथियों मैं स्वागत करता हूँ ग्रुप में हमारे मुंबई पुलिस के भूतपूर्व पुलिस निरीक्षक प्रकाश मालवीय सर जी का, और हमारे जुड़े हुए कोलकाता और पुणे से कई साथी हैं उनका भी। साथियों, मैं अली सर के पास जाने से पहले मैं उनका थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ। साथियों, ग्राहक संरक्षण कार्यकर्ता अली सर यह एक कानूनी सलाहकार है। वह मुंबई में पिछले 15 सालों से ग्राहक संरक्षण के लिए कार्य करते आ रहे हैं। साथियों, उन्होंने भारत सरकार के विविध विभागों में जो गवर्नमेंटल बॉडीज है, गवर्नमेंटल ऑफिसर्स है, उनके साथ उन्होंने अलग वैद्यकीय मापन और अनेक इन्वेस्टिंग में उन्होंने हिस्सा लिया है। और उसी तरह साथियों, उन्होंने जैसे कि हम सभी को पता है कि ISI मार्क जो हमारे भारत सरकार के मनु ब्यूरो द्वारा होता है, तो उन ISI मार्क और जो विविध घरेलू वस्तु जिन पर बनावट उस वस्तुओं का उपयोग किया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है, उससे हर वस्तु जो बनावट वस्तु है और ऐसी संस्था या कोई कारखाने हैं, तो उन पर जाकर उन्होंने पुलिस और गवर्नमेंटल अधिकारियों के साथ धड़क जाकर वहां पे कार्रवाई की है। उन्होंने रेड डाली है वहां पे। और साथियों, उसी के साथ उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो बनावट वस्तुएं बनाई जाने वाली कंपनी है उन पे FIR दाखिल की है। उसी के साथ व्यापारी और ग्राहकों के जो भी प्रश्न है वो हमेशा अपना समय निकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करके उनके साथ मिलते हैं और हमेशा वो उनके प्रश्न हमेशा सॉल्व करते हैं। और किसी भी प्रकार का आंदोलन हो और या गैर कानूनी किसी भी प्रकार का व्यवहार हुआ हो तो वह हमेशा उसका विरोध करते हैं। तो साथियों, मैं फिर से एक बार मर्जी के अपने इस मंच पर अलीहैदर शेख सर का मैं स्वागत करता हूं और आज के विषय पर उन्हें मार्गदर्शन करने का मैं विनती करता हूं। जय जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा काफी संक्षिप्त में आपने डिटेल में सारे लोगों को समझाया। मैं श्रद्धा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरा काम उन्होंने बहुत ज्यादा आसान कर दिया। और जो लॉ की जो डिटेल है, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो इसका बेस है उस विषय पे मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, जिसमें काफी कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है। ये सब ये कंज्यूमर्स के लिए समझाने के लायक मेरे हिसाब से नहीं है अभी ये स्टेज पे। कंज्यूमर है जो एक्चुअली उसको क्या जानना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने जो डिटेल बताया श्रद्धा पाटिल जी, वो डिटेल नॉर्मल कंज्यूमर के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये सब डिटेल में जाए। फॉर एग्जांपल, आज मैं लगभग, जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 10 साल से मैं अपनी एक कंपनी चला रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम महाराष्ट्र एनफोर्समेंट है। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसका मैं अभी इन्वेस्टिगेशन वेंडर हूँ। वो कंपनी हमारे लॉ फर्म को हायर करती है उनके कंज्यूमर राइट को इन्वेस्टिगेशन करने और फॉलो अप करने के लिए। होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है, मैं एक नाम भी लेता हूँ, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप का मैं ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन वेंडर हूँ इस वक्त। ये कंपनीज के बहुत ज्यादा एडिबल ऑयल्स, खाने के ऑयल, मार्केट में बहुत ज्यादा एडिबल ऑयल्स स्प्रेड है इस वक्त, डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा। हमको एक नॉर्मल कंज्यूमर जब तक के दोनों प्रोडक्ट को सामने नहीं देखेगा, ओरिजिनल और डुप्लीकेट, वो कभी जिंदगी में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ओरिजिनल कौन सा, डुप्लीकेट कौन सा। ठीक है, ये पहला सवाल। दूसरा, खाने के आइटम में जैसा मैंने आपको तेल के बारे में बताया कि तेल जो है ऑयल है, खाने का ऑयल, उसके अंदर वो जो लिखते हैं कि ये राइस ब्रेन ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है या पीनट्स ऑयल है, मूंगफली का तेल है, क्या हकीकत में ये ऑयल बेच रहा है जो आदमी ने प्रॉमिस किया हुआ है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, मैं किसी को क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो क्या बेचते हैं, लेकिन छोटे छोटे अनब्रांडेड बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, जैसे ISI मार्क हो गया, FSSI हो गया, और बहुत सारे ऐसे लाइसेंस है जो लाइसेंस उन्होंने लिए ही नहीं है, तो उनकी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाती है। ओके, अब मैं नॉर्मल जो हमारे जो भी 32 लोग ऑनलाइन हैं, इसमें काफी लोग भी हैं, जैसे जयेश ने बताया कि एक सीनियर PI भी हैं हमारे मुंबई पुलिस के, तो वो तो बहुत ही ज्यादा इस केसेस को, ऐसे केसेस को उन्होंने भी हैंडल किया होगा। तो हमारा जो कंज्यूमर्स को क्या करना है, सबसे पहले कंज्यूमर का दोनों और तीनों तरफ से बेचारा मार ही खाता है। टैक्स की मार कर रहा है, चाहे वो एक छोटी सी मैच बॉक्स ले या एक बड़ा तेल का टीन ले 15 किलो वाला, वो दोनों तीनों तरफ से बेचारा टैक्स भर रहा है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो आपको उसने बोल दिया 8%, 5% GST आपको देना है। इनडायरेक्ट टैक्स, 1 रुपए की शिप की मैचेस की बॉक्स आपने लिया है, उसके ऊपर 15% पहले ही ऑलरेडी 20% कट चुका, जो पैसा आपके पॉकेट से जा रहा है। ये कंज्यूमर को पता ही नहीं होता बेचारे। कंज्यूमर जो है हमेशा प्रॉब्लम में। तो और जो आपने जो बताया, जो नया कंज्यूमर एक्ट है 2019 में जो लागू हुआ और 2022 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया, सॉरी जो 20 में जो उसको इम्प्लीमेंट किया गया जुलाई में। तो बोलने का मतलब ये है, ये इतना जटिल है, इतना, इसको बहुत ज्यादा इजी बनाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। अभी मैंने हाल ही में 2 रेड के बारे में अपना मैं एग्जांपल आपको पेश करता हूँ। 2 रेड मैंने अभी हाल ही में करी। एक था, आपने एड देखा होगा, गौतमी जो हीरोइन है वो एक एड में आती थी, फेयर एंड लवली को फेयर एंड ग्लो कर दिया था। आप लोगों ने सबने सुना होगा ये फेयर एंड लवली, फेयर एंड ग्लो। जो फेयर नाम का जो वर्ड है, ये सरकार ने बैन कर दिया। अगर इस फेयर नाम के अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट सॉरी, थोड़ा सा मेरी तबीयत वीक है, तो फेयर नाम के वर्ड को सरकार ने बैन कर दिया कि वो सब, ये जो चीजें हैं, ये एक इसके लिए एक नया एक्ट है, इसको मैजिक रेमेडी एक्ट बोलते हैं। इसके लिए एक नया एक्ट है। जैसे मैंने बताया कि आपका पाइल्स ये खाने से ठीक हो जाएगा, आप काले से गोरे हो जाएंगे, आप मोटे से पतले हो जाएंगे, लंबे हैं तो नाटे हो जाएंगे, नाटे हैं तो लंबे हो जाएंगे, ये सारा कुछ मैजिक रेमेडी एक्ट में आता है। ये एक अलग तरीके का कानून है और मुझे नहीं लगता कि साल में 1 या 2 FIR भी इस पे हो पाती होगी, क्योंकि कस्टमर के अंदर, कंज्यूमर के अंदर इसका अवेयरनेस ही नहीं है बहुत सारे। अब आप इसमें ये एक्चुअली ये आता है आयुर्वेदिक के अंदर ज्यादातर, आयुर्वेदिक में, एलोपैथी में ये बहुत ज्यादा चीजें पाई जाती है। आयुर्वेदिक में सबसे ज्यादा, एलोपैथी में बहुत कम है। तो ये इस कंज्यूमर के लिए जो मैंने आपको बताया कि मैंने जो फेयर एंड लवली जो वर्ड था, उसको फेयर एंड ग्लो का कंटिन्यूसली ऐड चल रहा था टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर पे, वेबसाइट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। आज तो जो माध्यम है जो एडवर्टाइजमेंट का, वो टीवी से हटके ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर आ गया। उस माध्यम में ये एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो जाता। तो मैंने, जैसा आपने बताया कि एक कंज्यूमर ऐप आता है, भारत सरकार का ही ऐप है वो। कंज्यूमर को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसको एविडेंस जुटाना पड़ेगा।
एविडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कहीं से कोई सामान खरीदते हो तो सबसे पहले आपको बिल मांगना पड़ेगा, और वो बिल कच्चा नहीं होना चाहिए, वो बिल होना चाहिए पक्का जीएसटी भरा हुआ, तब वो बनेगा आपका एविडेंस। ये हो गई सबसे पहली बात कंज्यूमर के लिए। दूसरी बात, आपको वो परचेस डेट, वो दुकान का नाम, वो बंदे का नाम जिससे आपने खरीदा है, वो सारी डिटेल आपके पास में लिखित में होनी चाहिए, और ये आपकी मौजूदगी भी वहां पर अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप वहां पर ये करने के टाइम में मस्जिद थे, ये आपका एविडेंस भी माना जाएगा कि आप उसके अंदर खुद मौजूद थे। पर लेकिन सर सामान अगर लेने जाओ तो उधर कैसा कच्चा ही बिल देते, अगर उनको बोलो तो बोले कहाँ से ला के दो, ऐसा डायरेक्ट मतलब सवाल कुछ ऐसा बोलते लोग। वेरी मतलब गुड, वो दुकान छोड़ दो, आप दूसरी दुकान से लो, जी सर। जहां पर पक्का बिल मिलेगा वहीं से लो। आपका जो बेवकूफ बनने का चांसेस है वो 0 हो जाएगा, उसका परसेंटेज। जहां आपने कच्चा बिल लिया, यहाँ इसका मतलब आप डाउट में हैं वहां पर। जी सर। आपने, जैसे मैं आपको तेल की मिसाल दिया ना, कि तेल जी, के जी। अंदर 50-60% भेसड़ यानी कि काउंटरफिट है, डुप्लीकेसी है। जी सर। हाँ। आपने सनफ्लावर, आप हमारे घर में सब लोग, मुझे लगता है जितने लोग वेरनियर पे होंगे सब सनफ्लावर खाते होंगे, लेकिन वो खा क्या रहे वो उनको पता नहीं। यू अंडरस्टैंड? तो उसके अंदर यस सर। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, ये इतना जटिल है कि अगर आपको वो चीज को लैब टेस्ट कराना है उस तेल को, तो आपको एक लैब टेस्ट कराने के लिए 3,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। यस सर, ये बात सही है। तो कंज्यूमर के लिए ऐसी सुविधा होना चाहिए कि मुझे अगर ये दुकान में प्रॉब्लम है, ये बिल नहीं दे रहा है, तो मेरे पास एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए जहां मैं कंप्लेंट करूं और इमीडिएटली वो टोल फ्री पे मुझे रिप्लाई मिले। अब आपके पास में जो जागो ग्राहक जागो वाला टोल फ्री नंबर है, देखा होगा आपने, उस जागो ग्राहक जागो वाले टोल फ्री नंबर का आप फोन करेंगे तो जो मैडम ने समझाया वही बात वो आपको समझाएगा, लेकिन आपका सोल्यूशन का निवारण, मतलब प्रॉब्लम का निवारण नहीं होगा वहां पर। यू गॉट इट? ये आप समझ रहे हैं? जी जी सर। इस इन्फोर्समेंट की जो 5 से 6 बॉडियां हैं भारत सरकार में, 5 से 6 बॉडी, किसी को पता ही नहीं है ये बॉडीज क्या काम करती है, और हम जो पब्लिक है हम उनको आराम करने का मौका देते हैं। मैं आता हूं उन बॉडीज के ऊपर। FSSAI, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, लीगल मेट्रोलॉजी, ऐसे 6 से 7 बॉडीज है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर रेगुलरिटी बनाती है। आपको सिर्फ उसके पास एक कंप्लेंट जाके देना है लिखित में, मुंह से नहीं। मुंह से कंप्लेंट दोगे वो लेगा नहीं, वो आपको बोलेगा लिखित में कंप्लेंट। अगर आप उसको बोलोगे, मेरे पास में एक एनवायरमेंट का इशू था, काली प्लास्टिक पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में बिक रही है। 3 साल पहले काली प्लास्टिक बैन हुई, सरकार ने बड़ा हुल्ला हल्ली मचाया, काफी चिल्लम चाली हुई कि हमने प्लास्टिक बैन कर दिया। आज जो मुंबई के अंदर फ्लड आ रहा है, जो पानी भरता है, आपने देखा होगा मिलन सबवे पे, खार में, कई जगह पर, भारत के अंदर बहुत जगह ऐसी है जहां पर आज भी पानी भरता है। उसकी मेन वजह ये काली प्लास्टिक है, और जो छोटे छोटे पाउचेस के शैशे होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, उसके वजह से ये चॉकअप होता है। जी सर, ये बात तो। लेकिन हमारी सरकार इसको मिटाने के लिए गंभीर नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर प्लास्टिक बैन करके 3 साल हो गया। आज भी आप मार्केट में चले जाओ, वहां पर आपको काली प्लास्टिक में सब्जी, तरकारी, चिकन, मटन सब भर के देंगे आज भी। जी सही है, तो बात सही है। तो अभी भी आप मिलते हैं मार्केट। बोलिए, क्या बोल रहे थे? मार्केट में जाओ तो अभी भी फिर भी मतलब काली बिल्कुल प्लास्टिक अवेलेबल है, वो बिल्कुल अवेलेबल है। और आप जब ये जो खाता है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर में आता है, जिसकी हेड ऑफिस धारावी में है, साइन सर्कल के पास है। जब हम उनके पास गए, हमने उनको बताया कि हमारे पास काली प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक बहुत बड़ी यूनिट है, आप हमारे साथ चल के उस पर रेड करें। मैं 20 साल का मेरा नॉलेज है, मैं एक नया आदमी नहीं जा रहा उनके पास, मैं एक्सपीरियंस आदमी हूं। मैंने उनको बोला हमारे साथ आप चलिए, हम आपको लोकेशन दिखाएंगे, हम बाहर खड़े रहेंगे, आप जाके उनके ऊपर रेड कीजिए।
आप जाके उनको पकड़िए। तो उन्होंने हमको ये बताया कि सर आप मेहरबानी करके हमको नाम और एड्रेस लिख के दे दो, हम अपने हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हमारा सिस्टम थोड़ा सा ये इसके अंदर जो है बहुत लचर है, इसको ठीक करने की जरूरत है और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी इश्यूज है, जैसे आप कहाँ से परचेस कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर आप चोर बाजार से परचेस कर रहे हो, बैंड्रा से परचेस कर रहे हो रोड से, फैशन स्ट्रीट से परचेस कर रहे हो रोड से, वीटी क्राफ्ट मार्केट से परचेस कर रहे हो रोड से, तो आपका राइट ही नहीं बनता ना उसके ऊपर कि वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। जाहिर सी बात है वो डुप्लीकेट ही है, कि ओरिजिनल तो सामान वो बेचेगा नहीं आपको 30 रुपए में या 50 रुपए में या 100 रुपए में। आज एक आप सैंडिस्क का एक छोटा सा पेन ड्राइव लेने के लिए जाते हैं, तो उस सैंडिस्क के पेन ड्राइव की कीमत 300 रुपए, आपको 20 रुपए में कैसे दे रहा है वो? तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको अगर आपको लगता है तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप उसकी शिकायत लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित में दें। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है और वो आपके लिए बनता है आगे के प्रोसेस के लिए एविडेंस बनता है आपको। चाहे आप किसी भी प्रोसीडिंग में जाएं, चाहे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाएं, कॉपीराइट में जाएं, ट्रेडमार्क में जाएं, पेटेंट के जिसमें जाएं, BIS में जाएं, वो आपके लिए एक एविडेंस बन जाता है। तो मैं कंज्यूमर से, हमारे ग्राहकों से, जो भी ग्राहकों के बारे में जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनसे सबसे पहले ये करूंगा, जहां भी जो भी आपको प्रोडक्ट के अंदर डाउट आता है, उस डाउट को लेके, उस प्रोडक्ट को लेके, उसकी बिल लेके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां पर ड्यूटी ऑफिसर से मिले और उनको रिटर्न में एक कंप्लेंट दाखिल करें। होप मैंने अपने लोगों को अच्छे से समझा दिया होगा। किसी का अगर कोई सवाल जवाब है, कोई प्रश्न है, तो पूछ सकता है इस बारे में। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए सर। अच्छा, आप बोले ना जैसे लोकल पुलिस में जाके बिल जाके देना है कंज्यूमर में, जी। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरा जी। टीवी लिया था 2018 में, स्मार्ट टीवी 4K जी। था, 41,000 का था वो, और जी। 2 महीने में उसमें खराबी आ गई, जबकि जी। मुझे वारंटी दी थी, मैन्युफैक्चर वारंटी 36 मंथ की। जी। उसके बाद मैंने सर्विस सेंटर को कॉल करके उसको रिपेयर के लिए बुलाया, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे 18,000 का बिल थमा दिया, इतना इतना होगा आपको करवाना है। जी। तो मैं बोला मेरा ऑलरेडी 36 महीने का ये है, तो आपने टीवी खराब होने का तो मेरा पेमेंट कहाँ से बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी। वो बोलते नहीं, जो फिजिकल डैमेज है ये इंटरनल डैमेज नहीं है, जी। ऐसा वो लोग बोल रहे थे, जबकि वो फिजिकल नहीं था, इंटरनल था। जी। जब तुमने दिया 2 महीने में ऑटोमेटिक लाइन आ गई टीवी पे, तो जी। आपने क्या चेक किया, और उसने आके पहली बार जब सर्विस करने आया उसने टीवी पे जोर जोर से हाथ से मार दिया। अभी वो टीवी इतना होता है कि उसपे तू हाथ से कैसा क्या मार सकता है, लाइन आया तो, और उसमें और खराब हो गया वो। तो बाद में 18,000 का बिल, तभी मैं घर पे नहीं था, मम्मी थी घर पे। अभी कितना साल हो गया ये टीवी को आपके? अभी 3 साल, 2018 में लिया था। अभी अगर फ्रेश केस, अगर ये दिनेश जी आपका ये फ्रेश केस होता, तो मैं आपको अभी वो कंपनी से नया टीवी दिलवा के दे देता। सर मैंने इस पे केस करने के लिए भी गया, मैंने कंज्यूमर में, मैंने मतलब उनको लेटर बेटर सब भेजा हुआ है मैंने, मेल द्वारा मेरा सब कुछ राइटिंग में हुआ है उनसे, LG कंपनी से, जिसका जो प्रोडक्ट है उनसे भी मेरा ये हो गया था। फिर जहाँ से मैंने परचेज किया वहां पर भी जाके मैंने 2-4 बार उनसे बात की है, मीटिंग हुआ है हम लोगों का, लेकिन हुआ नहीं। और जब मैं FIR लेने गया लोकल पुलिस में, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सब हम लोग नहीं करते करके, आप जाओ, आप वो लोग से सेटलमेंट करो करके। नहीं, अभी दिनेश जी जैसा मैडम ने समझाया कि मैडम ने क्या बोला, सबसे इस पे महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कलावधि, यानी कि ड्यूरेशन। ओके, आपका जो ड्यूरेशन है वो पास हो गया। नहीं अभी नहीं, अगर ये कलावधि में होता तो ये चीज आपको 100% मिलनी थी। दूसरी बात, पुलिस ने आपका कंप्लेंट नहीं लिया, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस के पास आपको 2 कॉपी ले जाना है हमेशा। नेक्स्ट टाइम से याद रखिए, इस बार जो हो गया, नेक्स्ट टाइम से याद रखिए। पुलिस का जो ड्यूटी ऑफिसर होगा, आपको 2nd कॉपी साथ में ले जाना है। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके आप सीनियर से मिल सकते हैं, सीनियर ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, आप DCP से मिल सकते हैं। DCP ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके आगे बहुत है, वो लेना ही पड़ेगा लेटर उनको। पुलिस
तो भी रेटिंग मैंने लिया था उनसे डायरेक्ट, मुझसे बात करके बोला कि नहीं तो आप चलो मेरे साथ में दुकान में, आप जाके बात करो, आप समझाओ उनको कि क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या आप सेटलमेंट करो, हम आप सेटलमेंट बोल रहे हो, तो ऐसा मैंने बात किया उनसे। तो बोलते हम लोग को जी। कुछ काम नहीं है क्या इधर करके मेरे को भगा दिया। फिर मैं वापस दुकान में गया, उनको बोला कि मैं ऐसा ऐसा नहीं तो तुम्हारा कंज्यूमर, आपने मैडम ने बोला ना बांद्रा कला चैतना कॉलेज, वहां पर भी गया मैं, वहां पर जाके बात किया तो वो लोग बोल रहे हैं इधर आके मतलब नहीं 3 साल लगेगा तेरे को, हाँ, ऐसे बोल रहे थे। नहीं तो यही मेरा पूरा जब से मेरा टीवी खत्म खराब हो गया ना, उसके कुछ 4-5 दिन के बाद से मेरा राइटिंग में सब चालू है वो लोग से। और अभी ये 2 साल कोरोना के वजह से मैं गपचप बैठ गया, कुछ बोला वही नहीं। वो प्रोसेस अब तक के शुरू है आपका? हाँ चालू है ना मेरा, मैं मतलब अभी 2 साल से बंद किया मैं, लेकिन जब तक कोरोना का ये नहीं था तब तक बात कर रहा था मैं लोग से। अच्छा, नहीं तो जब आपने कंप्लेंट किया था उसके बाद उनका कोई फीडबैक आया था क्या आपको? हाँ उनका भी फीडबैक आया ना सर, हम सर्विस से वापिस एक बार सर्विस सेंटर के कॉल करके आपको सर्विस के लिए भेज देते वगैरह सब आया था उनका। लेकिन उनका बंदा मेरे को फोन पे बोलता नहीं सर आपको 18,000 पे करेगा तो मैं आ रहा है, नहीं तो आएगा नहीं। अच्छा, तो उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास आज भी 18,000 जो मांगा उसने? हाँ उसने वो लिख के भेजा था ना मेरे को, वो मेरे पास भी है 18? उनके पास भी है। हाँ चलिए, ये तो हम लोग करेंगे। आप जैसे अभी ये तो एक सेशन है समझाने के लिए, तो हम लोगों ने आपको समझा दिया मोटा मोटा। अगर आपका प्रॉब्लम का रिजॉल्व नहीं हुआ कोई सोल्यूशन, तो हम लोग एक सेपरेट इसके लिए एक इश्यू लेंगे और आपके जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर दिनेश मेरा जी? केस, हेलो जी, थैंक यू सर। अली हैदर सर, श्रद्धा मैम। श्रद्धा जी। हाँ श्रद्धा जी, मेरा एक बात था, मीन्स हम दुकान पे जाते हैं तो एक मटेरियल लेते हैं तो वो एक जगह 50 रहता है, दूसरी जगह 60 होता है, तो हम इसके ऊपर लीगल प्रोसेस क्या कर सकते हैं? ये कंज्यूमर में नहीं आता है पहली बात तो। जब आप मीन्स चीज मैम को खरीदते हो, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं डेयरी में जाता हूँ आम रस लेने, तो एक जगह 50 है और एक जगह 60 है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसका, मतलब केस क्या होगा इसके ऊपर? मैं जवाब देता हूँ उनको। श्रद्धा जी, देखिए, हम लोग केस उन पे कर सकते हैं जो पैक प्रोडक्ट है, पैकिंग वाला, यानी कि पैकिंग वाला। हाँ सर, वो पैकिंग में ही था, पैकिंग था बिल्कुल, वो। तो आप उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं। उस पे क्या एमआरपी लिखा हुआ है? सर एमआरपी नहीं लिखा था। तो एमआरपी नहीं होने के लिए एक केस और उस पे हो जाएगा कि उसने एमआरपी नहीं लिखा हुआ है। ओके, बट वो ब्रांडेड नहीं होगा शायद, वो तो उनका भी local ब्रांड नहीं है तो भी होगा। इस पे केस हो जाएगा। आपको मुंबई की लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना है। लीगल मेट्रोलॉजी, आप गूगल में सर्च करोगे, कोलाबा में है ये ऑफिस, आप गूगल में सर्च करो लीगल मेट्रोलॉजी, या उसको मराठी में बोलते हैं वैद्यकीय मापन विभाग। और हर एरिया में, नई मुंबई में है, थाने में है, और उसका हेडक्वार्टर है मंत्रालय में। ओके, हाँ बट ये केस कंज्यूमर में तो सर्टेनली नहीं आएगा। बिल्कुल कंज्यूमर में, जैसे बिल्कुल कंज्यूमर में आता है श्रद्धा मैडम ये। सर कंज्यूमर में नहीं आएगा, लेकिन ठीक है चलिए, ये हमारा ये जो इशू है ये कंज्यूमर ही इशू है। ये वही बता रहा हूँ मैं, लोगों के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। एमआरपी का जहां मसला आया कि उसने 50 रुपए की चीज 60 रुपए ले लिया, 45 रुपए ले लिया, ऐसा कर ही नहीं सकता वो। सर पैसे दिए ही नहीं, अगर एमआरपी ही नहीं दिया है एंड तो व्हेन यू बाय वायलेशन कर रहा है ना वो। when you buy a product and there is a defect in that product, that is when you go for No, that comes in legal metrology. That comes in legal metrology. हाँ वो मुद्दे मापन में It's a violation. It's a violation. But it is not under a consumer law. वो दूसरे लॉ में जाएगा, मैं वो बताने की। वही बता रहा हूँ ना मैं, ये लॉ उनको कहाँ समझ में आएगा मैडम? एक कंज्यूमर की तरफ से समझा रहा हूँ मैं वही बता रही हूँ, कंज्यूमर लॉ में नहीं आएगा, आप दूसरे लॉ में जरूर जा सकते हैं कि ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ये आपके साथ चीटिंग हो रही है, मैं वो बता रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और आप जो ये लीगल मेट्रोलॉजी में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से मुद्दे मापन में कर सकते हैं, रेजोल्यूशन हो जाएगा। एफआईआर कर सकते हैं, चीटिंग का एफआईआर हो सकता है, आराम से चीटिंग एफआईआर हो सकता है उनके ऊपर, उसका कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ दिनेश जी का सवाल का आंसर देना चाहती थी कि जब उन्होंने बताया कि वो कंज्यूमर फोरम गए थे और 3 साल बोला उन्होंने, तो जाहिर है जब भी अभी कोई कानूनी चीज करने जाते हो तो समय लगना है, ये दिमाग में रख के ही जाना है।
बट जो हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सर हो या मैं हो, हम दोनों यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तरीका है, जो सही तरीका है, वो ये है कि आपको ये हक दिए हैं, आप इस तरीके से जाइए, आप इस तरीके से जाएंगे, जरूरी आपको कोई ना कोई उसका रिजॉल्वमेंट, उसके साथ आपका जो 3 साल का कॉम्पेंसेशन भी होता है। दिनेश जी, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप समय देख रहे हो बट आप वो कॉम्पेंसेशन शायद नहीं देख पा रहे हो। जब आप कंप्लेंट करते हो, कंज्यूमर कंप्लेंट, आप वो चीज तो मांग ही रहे हो कि इस वारंटी में था और मेरा वारंटी दिया नहीं जा रहा है, उसके साथ आपको कितना समय लगेगा वो प्रोसेस या वो प्रोसीडिंग्स के लिए, उसका आप कॉम्पेंसेशन भी मांग सकते हो। तो ये भी सुविधा उस कायदे में है या उस कानून में है। तो कानून जब बोलते हैं सवाल ही नहीं है, तो हम सबको पता है कि वक्त लगना है, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो सही तरीका है जिससे आप ये चीज मांग सकते हो और आपने मांगनी चाहिए, बस। तो अभी कर सकता हूँ क्या मैं उसपे कुछ, क्योंकि मैं लॉकडाउन ये अभी कोरोना क्योंकि के लोग- मैंने बंद कर दिया। नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार 6 साल चले जाएंगे, 7 साल चले जाएंगे, बट मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब लोग 6 साल बोलते हैं तो कोर्ट ये भी देखता है कि 6 साल उस बंदे को इतनी परेशानी हुई है, 6 साल वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है, 6 साल उसका इतना कमाल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन दिए हैं, लाखों में कॉम्पेंसेशन दिए हैं। तो और जब अब मैं ग्राहक की, हाँ, अभी आपके केस के बारे में आप ऑलरेडी उनसे बातचीत कर रहे हो, पहली बात आपने उनसे बातचीत की है, बट आपने किसी भी तरह का फॉर्मल कंप्लेंट नहीं किया है। फॉर्मल कंप्लेंट एज इन कंज्यूमर का फॉर्मल कंप्लेंट आपने किसी को किया नहीं है। आप पहली बात तो मैडम वो भी किया है मैंने, किसको किया है आपने? कंज्यूमर में भी ईमेल। हाँ, तो उनका रिपोर्ट आया आपको? हाँ, रिपोर्ट भी आया मुझे, उसका केस नंबर भी आया मुझे, वो सब हाँ, आया। तो आपने फॉलो अप करना चाहिए उसका, तो आपने फॉलो अप करना ही चाहिए। हाँ मैम, उसका थोड़ा मैंने फॉलोअप किया, 4-5 महीना फॉलोअप ही किया मेरे, लेकिन बाद में रिजल्ट नहीं मिला था। रिजल्ट तो लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहा होगा, बट आई थिंक आपने फॉलो अप करना चाहिए बिकॉज वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्टेनली वक्त लगेगा, मैं नाम नहीं लूंगी। ठीक है, किसी और को कोई सवाल है सर से या हेलो मैम, मेरा एक और सवाल है। एक सवाल मेरा मैम सर्विस दिया है। हेलो हेलो जी बोलिए। मैंने क्लाइंट को सर्विस दिया है। हेलो, और मैंने सर्विस देने के बावजूद, मेरा पूरा काम होने के बावजूद उन्होंने मुझे बिलिंग नहीं किया है उस चीज का, तो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या उसको? हाँ, पहले उनको लीगल नोटिस भेज के दीजिए। अगर आप वो भी नहीं करता है तो आप जा सकते हैं। और वो जरा मुझसे मतलब गंदी बातें कर लेता है, फिर मैं फोन करूँ तो गाली बिली देना चालू कर देता तो है। पहले जैसे मेरे को लगता है सर भी हम दो। हेलो मैम, हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो 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 शायद हेलो। तकनीकी इशू से उनसे संपर्क हेलो। टूटा है। हेलो। हाँ, मेरे बाकी है ऐसे क्या आपने नोटिस? मैम, आवाज नहीं आ रही थी आपकी, कुछ मुझे सुनाई नहीं दिया। दिनेश जी, आपका ये प्रॉब्लम जो है, आप ये कॉल खत्म हो जाने के बाद में मुझे पर्सनली कॉल करो, मैं आपको आगे गाइड करूंगा। जरूर जरूर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है पूछिए सर। सर, हम लोग को कैसे पता चलेगा मतलब ये प्रोडक्ट ओरिजिनल और ये प्रोडक्ट लोकल है? सर उसका कुछ वहाँ कैसा होता है? मैंने वही बताया कि आप जल्दी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे जब तक कि दोनों प्रोडक्ट आपके सामने नहीं होंगे, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। सर लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप एग्जांपल से समझिए, ठीक है? आप कहाँ रहते हैं? मुंबई में कहाँ रहते हैं आप रोहित जी? वर्ली। वर्ली में रहते हैं। आप मनीष मार्केट गए हैं कभी? यस सर। ठीक है, मनीष मार्केट में घड़ी की दुकान है, पेन की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, ठीक है? मोबाइल कौन सा यूज करते हैं आप रोहित जी? सर अभी मैं एमआई का चार्जर कितने का है ओरिजिनल, आपको पता है?
हाँ सर, अभी सर लोकल मार्केट में तो 600 रुपए है, लेकिन ऑनलाइन चेक किया तो 450 है समथिंग। नहीं, 200 रुपए का चार्जर मिल जाता है उसका। हाँ सर। ठीक है, 200 रुपए में चार्जर मिल जाता है, और वो चार्जर जो है वो डुप्लीकेट होता है। उस पे आप पहचानेंगे कैसा? एक तो आपको ओरिजिनल अपना चार्जर अच्छे से देखना है। याद है आप बचपन में हम लोग एक स्कूल में जब पहली दूसरी तीसरी में पढ़ते थे, तो हम लोगों को 6 डिफरेंस बताने होते थे। कोई भी पंछी का, या खेल रहा है कोई बच्चे का, उसका किसी का कान गायब होता था, किसी के पीछे पेड़ था, याद है, पेड़, फिर पेड़ से पंछी गायब है। कॉमन एरर फाइंड करना था। हाँ सर। हाँ, तो बस ये 6 चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें 6 चीज है जो 200 में ले रहे, उसमें 6 चीज क्या नहीं है। तो उसमें से 3-4 चीजें आपको नहीं मिलेगी। एक आपको मिलेगा बैज नंबर नहीं मिलेगा। हाँ सर। किसी का फोन बज रहा है। आपका माइक म्यूट कीजिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। तो रोहित जी, आपको उसमें बैज नंबर नहीं मिलेगा, पैकिंग डेट नहीं मिलेगी, और सबसे मेन इंपॉर्टेंटली आपको एमआरपी नहीं रहेगी उसके ऊपर। यस सर। आप जितने भी स्मगल्ड किए हुए आइटम इंडिया में आते हैं बाहर से, बाहर मतलब इंडोनेशिया, फिनलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, ये सब कंट्री से जो वियतनाम, जो ये कंट्री से सामान आते हैं, उसके ऊपर कभी भी एमआरपी और बैज नंबर नहीं होगा। समझ रहे हैं? यस सर। मैंने काफी बड़ी, आज भी आप मार्केट में आज भी अवेलेबल है, वो एक साबुन आता है हार्मोनी नाम का। हाँ हार्मोनी नाम सुना है। जिसपे फ्रूट बना हुआ होता है, फ्रूट्स, अंगूर होता है, सेब होता है, ऑरेंज होता है, वो आज भी स्मगल करके इंडिया में बिक रहा है। वो सब छोड़िए, सिगरेट के अंदर सबसे ज्यादा ड्यूटी होती है जो सरकार सिगरेट में और तंबाकू में कमाती है। यस सर। यानी कि अगर एक सिगरेट की कॉस्ट 10 रुपए है, तो वो सिगरेट में से 65%, 60 to 65% रेवेन्यू सरकार को जाता है। यस सर। ओके, लेकिन आज भारत के अंदर सबसे बड़ी तादाद में स्मगल्ड हुआ होने वाला चीज है सिगरेट और गुटखा। यस सर। आज भी देखेंगे पूरे मार्केट के अंदर बड़े बड़े ब्रांड जो है, बेंसन है, 555 है, ये सिगरेट धड़ल्ले से इनकम टैक्स बचा के, जीएसटी बचा के, कस्टम ड्यूटी बचा के मार्केट में मिल जाती है। और सबसे लेना चाहिए। रोहित जी बताता हूँ, और फोन देखिए किसी का बज रहा है वो। सर मेरा ही है, आप बोलिए। जी, तो रोहित जी आपका आवाज म्यूट कीजिए, सॉरी। ओके सर। तो रोहित जी, ये जो सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त में, जो भारत के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है, ये जो पैसे जो ये जो माल जो स्मगल माल जो बिकता है, इसमें आपको याद होगा कि हार्ट के अंदर स्टेंट लगता है, स्टेंट जिसको बाईपास सर्जरी होती है ना, जिसको बाईपास सर्जरी बोला जाता है, वो स्टेंट की कीमत 4,000 से लेके 7,000 रुपए के अंदर है। और वो स्टेंट ये डॉक्टर लोग 12,000, 15,000, 20,000, 1.5 लाख रुपए तक बेचते हैं। और ये सारा का सारा स्मगल्ड है। इस पे सरकार को कानून बनाने की जरूरत है, और कानून तो बहुत मजबूत है हमारा हर चीज में, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती ये है कि हमको कंप्लेंट करना सीखना पड़ेगा कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर का क्या काम है? कंज्यूमर ने देखा, नहीं समझ में आया, टूट गया, उठा के फेंक दिया। कंज्यूमर हैज टू डू कंप्लेंट, भले वो 2 रुपए की चीज हो या 2,000 रुपए की चीज हो या 2 लाख रुपए की चीज, कंज्यूमर को उस पर कंप्लेंट करना चाहिए। मैंने मेरे घर पे अभी एक इन्वर्टर की बैटरी खरीदा 1.5 साल पहले, 18 महीने की वारंटी थी उसकी। 18 महीने में 15 महीने के अंदर मेरी बैटरी गर्म होने लगी। एक्साइड कंपनी की बैटरी थी। यही कंज्यूमर ऐप है, आप गूगल प्ले में जाके ढूंढ लें, या तो मैं मर्जी फाउंडेशन को वो ऐप भेज दूंगा, आप सब वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उस कंज्यूमर में आपका बिल, आपका चालान, डीलर का नाम, डेट ऑफ परचेस, ये सारा कुछ उस पर अपलोड करना है, और आपकी जो कंप्लेंट है वो उस पर लिखनी है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भाषा, उर्दू, जो भाषा आपको आती है उस भाषा में लिखनी है।
101% आपके कंप्लेंट पे काम होगा। नहीं होगा तो आप मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं मर्जी फाउंडेशन की तरफ से। मैं आपके कंज्यूमर को वहां कंप्लेंट को वहां तक के लेके जाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी आस्क। होप आपका आंसर का क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। और किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर हम बाहर मतलब रोड पे से कुछ भी सामान परचेस करते हैं तो उसका अमाउंट कौन डिसाइड करता है? किस चीज का अमाउंट? जैसे कि आप बेसिक वड़ा पाव देख लीजिए, किधर 12 होता है, किधर 15 होता है और किधर 20 हो जाता है। भाव वड़ा पाव 20, ऐसा ये अमाउंट कौन डिसाइड करता है? मैंने वही बोला, ये जो पैक्ड आइटम है ना, इसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेट करती है पैक्ड आइटम के ऊपर। और जो आप जो वड़ा पाव की बात कर रहे हैं, लस्सी की बात कर रहे हैं, ओपन जो आइटम है, मिर्ची कोतमीर हो गया, उस पर MRP तो नहीं आ सकती है ना। तो उसकी जो है वो सब्जी मंडी ही डिसाइड करेगा कि सब्जी मंडी में उसको आज माल कितने का मिला, कांदा कितने का मिला, बेसन कितने का मिला, तेल कितने का मिला, वो हिसाब से वो भाव बताएगा। जहां ये इसका स्केल बढ़ जाएगा तो वहां पर मंडी डिसाइड करेगी। जैसे कांदे का भाव रोज सोने की तरह भाव बढ़ता है, भाव कम होता है, तो कांदे का जो भाव है महाराष्ट्र नासिक में लासलगांव नाम की जगह है, वो जो APMC मार्केट है वो डिसाइड करती है। और एक होता है उसमें MRP, एक होता है उसमें MSP। MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MSP यानी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। अब जो आप पूछ रहे हैं, जो आप बता रहे हैं वड़ा पाव का डिसाइड कौन करेगा, ये वड़ा पाव के से कंज्यूमर का लेन देन ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए। लेकिन आप उस पर भी अपने तरीके से एक्शन ले सकते हैं आप चाहे। कैसे लेंगे सर? दिक्कत क्या है आपको खाने के बाद में मोशन हो गया? हीरो सर ने ऑलरेडी पहले ही आपके वो मेंशन किया था कि आप मेटलर्जी डिपार्टमेंट जो मूल्य मापन करते हैं, अगर आपको कोई भी MRP रिलेटेड क्वेश्चन है आप वहां पे जा सकते हैं। आप वहां से, सर ने जैसे पहले ही बताया कि आप वहां से पूछ सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने बहुत क्लियरली ये भी बताया है कि जो पैक्ड ओपन चीजें हैं उस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। फ्रॉड है, चीटिंग हो रही है, तो आप जाकर आपको लगता है, आपके पास एविडेंस है कि वो लोग किसी तरह की चीटिंग कर रहे हैं या आपको जैसे किसी को भी उल्लू बना रहे हैं बेसिकली, आप सर्टेनली जाके उनके अगेंस्ट पुलिस में केस दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मेरा एक सवाल था सर, पुणे से हूँ, प्रशांत कामड़े। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं उस समय में हम कहीं भी पानी लेते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उस टाइम में अगर मान लो कि 40 रुपीज है और वो 45, 50, 60 ऐसा कुछ तो भी देते हैं, ठीक है। उस टाइम हमको बिल नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? आप ट्राई करके ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करो। जैसे आप बहुत सही बोला आपने, जैसे वो लोग बिल नहीं देते। जैसे हम लोग ढाबे पे कोई खाना खा रहे हैं, एयरपोर्ट पे पानी की बोतल 60 रुपए की है, 50 रुपए की है, ठीक है। तो एयरपोर्ट के अंदर तो बहुत सारा सिस्टम है। एक समोसा 180 रुपए का समोसा है एयरपोर्ट पर, हवाई जहाज के अंदर। तो ये जो चीजें हैं, इसका बोलिए, पूछिए सर। मेरा बोलने का मतलब ये है कि सर ये जो हम लोग के साथ गलत होता है तो कोई भी कस्टमर ना एक बार एक्शन नहीं लेना चाहता है। लोग डरते हैं मतलब कि पुलिस से, अथॉरिटी से, कि नहीं वो मेरा कंप्लेंट नहीं लेते। तो सर उसके बारे में कुछ आप बोल दीजिए, अवेयरनेस करिए, मतलब लोग इससे एक्शन लेना चालू करें। रोहित जी एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी, याद रखो हमेशा। यस सर। अगर बच्चा रोएगा तो ही माँ दूध पिलाएगी, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपको कंप्लेंट है ना, आप कंप्लेंट का शिकायत दर्ज कराइए। वो नहीं सुनेगा, उससे ऊपर बहुत सारी जमात बैठी हुई है। हम है ना, मर्जी फाउंडेशन है, हम है, श्रद्धा पाटिल मैडम है, हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके लिए आपको उंगली पकड़ के ले जाएंगे नहीं, लेकिन आपको रास्ता जरूर बताएंगे कि आपको ऐसे जाना है। थैंक यू सर। यू वेलकम। सर अपना नंबर आप
शेयर कर दीजिए ग्रुप में मंगेश सर के साथ। जरूर, मैं गूगल पे अवेलेबल हूँ, आप गूगल सर्च करेंगे तो मैं आपको दिख जाऊंगा। मेरी कंपनी का नाम महाराष्ट्र एनफोर्समेंट है। सर मेरा क्वेश्चन सर, ठीक है जी सर, आप कुछ बता रहे थे और रोहित जी बीच में बोले इसलिए रुक गए, सॉरी। जी, प्रशांत जी बोल रहे हैं ना? जी सर। प्रशांत जी, जो जैसे आप ढाबे की बात कर रहे थे कि कोई बस में आप आते हैं और वो आपसे 30 रुपए 40 रुपए चार्ज करता है, ओके, तो आपको वो वहां से कोशिश करना है कि भाई मेरे पास छुट्टे नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन पे करूंगा। तो आपने उसको 30 रुपए अगर ऑनलाइन पे कर दिया तो वो उसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर हो जाएगा। 30 रुपए आपने दे दिया और वो पानी की कीमत सिर्फ 10 रुपया है। आपको ये इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है कि एक सेकंड आप रुकिए, मैं देखता हूँ कि इसमें डिस्क्रिप्शन आता है क्या मैसेज में, शेयरिंग में। एनीवेज, ये कॉल खत्म होने के बाद इन कॉल मैसेज है, देखिए मैं आपको डालता हूँ, ओके। अरे ये तो पूरे सारे कुछ आ रहे हैं, एक सेकंड होल्ड थोड़ा करना। महाराष्ट्र लीगल मेट्रोलॉजी, महाराष्ट्र लीगल मेट्रोलॉजी। एनीवेज, मैं आपको बाद में इसका नंबर दूंगा, सारे कुछ नंबर्स है, ये नंबर्स दूंगा। इसमें अलग अलग जो सिस्टम्स है, जैसे कोई लीगल मेट्रोलॉजी के मैटर होते हैं, कोई कॉपीराइट के होते हैं, कोई ट्रेडमार्क का होता है और BIS का होता है। जो पानी जो होता है, पानी के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि उसके ऊपर ISI मैंडेट होता है। कई जगह पर ऐसा है कि जहां पाउच मिलता है, जो 10 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का पाउच देते हैं, आपने देखा होगा प्रशांत जी, तो वो पाउच भी इलीगल है। आप चाहे तो उस पाउच पे भी कार्रवाई करवा सकते हैं, क्योंकि ISI मार्क उस पे मैंडेटरी है, FSSAI लाइसेंस मैंडेटरी है, लीगल मेट्रोलॉजी मैंडेटरी है। कब पैक हुआ, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कब वो गया और कब एक्सपायर होगा, ये जानकारी देना वो जरूरी है। आप उस पाउच के पैकेट को उसी हालत में वहां से दूसरा पाउच खरीद के उसको कुरियर करें। लिक्विड है तो लेगा नहीं, उसको खाली करके आपको भेजना पड़ेगा। अगर उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है तो वो लिक्विड कुरियर वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसको खाली करके आपकी कंप्लेंट के साथ में उसको कुरियर करना पड़ेगा। या आप उनको रजिस्टर रेडी कर सकते हैं, वो रजिस्टर रेडी में उनको कंप्लेंट लेना पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अगर जा सके, आपके पास वक्त है तो आप वो बुक करें, अगर नहीं तो आपको लीगल मेट्रोलॉजी एक साधन है जिसके पास आप अप्रोच कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। आज कहीं भी मेडिकल में पानी के ठंडा करने के नाम पे भी 2 रुपया ले रहे हैं कि मैंने पानी आपको ठंडा करके दिया, उसका 2 रुपया है। ये मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है, इसमें ऑल इंक्लूडेड है। फिर भी वो 2 रुपए आपसे मांग रहा है, तो आप एक कंज्यूमर होते हुए उनको 2 रुपए वो नहीं देना चाहिए। अगर देते हैं तो आप उनका हाथ मजबूत करते हैं। होप आंसर द क्वेश्चन। जी सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। सर क्वेश्चन मेरा भी है, सवाल पूछिए सर एक क्वेश्चन मेरा है। अरिकेत, सर मेरा नाम अर्पित कुमार यादव है, मैं भांडुप से हूँ। पूछिए अर्पित। जी सर, एक्चुअली अभी बीच में लॉकडाउन के मतलब खुलने के बाद जो हुआ था, मतलब यूपी से लोग जब आने के लिए टिकट निकाल रहे थे, तो मतलब जैसा कि होता है खिड़की से टिकट नहीं मिल रहा था सर, तो लोग मतलब बाहर से बुकिंग कर रहे थे जी। तो बाहर मतलब टिकट पे बुकिंग का जो मतलब MRP था, जो भी पैसा था, मतलब 400 या 450 होता था, लेकिन मतलब जो निकाल के देता था उससे 2 गुना या 3 गुना पैसा लेता था। सेम वही चीज अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। तो सर ऐसे में हम मतलब उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जैसा बताया आपको, जो मुझे बोल रहे हो वो चीज एविडेंस स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जो मुझे आप बोल रहे हो ना कि 450 रुपए टिकट का भाव था और उसने आपसे 1500 रुपए ले लिया, तो आपने उसको पेमेंट कैसे किया? अगर कैश किया तो एविडेंस स्टैब्लिश नहीं होता है। अगर आप उसको 1500 रुपए देते हैं और उससे वो टिकट लेते हैं,
तो वो टिकट उसके हाथ से लिया है आपने और कहाँ से, वो सोर्स क्या था लेने का, वो 2 चीज आपको एस्टेब्लिश करना है। एक तो आपने उसको पेमेंट किया और एक उससे जो आपने टिकट लिया। अगर ये 2 चीज आपने एस्टेब्लिश कर पाई तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं 420 का। एक्चुअली मेरे पास, मैंने मतलब अभी 1 साल हो गया, 1 साल के करीब में हो गया, मतलब जब मैं हेलो, आई थिंक म्यूट हो गया आपका। हाँ सर, मतलब जब मैं गांव से आ रहा था उतना टाइम मेरे पास मतलब नहीं था कि मतलब मैं उसके आगे कोई कार्रवाई करूं, तो मैंने मतलब टिकट का फोटो निकाल के रख लिया था और मतलब मैंने उसको जो पेमेंट किया था ऑनलाइन पेमेंट किया था। अच्छा, तो सर उसका मतलब, हाँ तो उसका मतलब मैंने स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख लिया था। इनफैक्ट मैं मतलब पुलिस के पास गया भी था इसके लिए, तो मतलब उन्होंने कहा था इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि बात रेलवे की है। मतलब पुलिस ने डायरेक्ट बोला कि बात रेलवे की है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको टिकट जब मिली तो आपने उससे एसएमएस करवाया था कि मुझे आप टिकट मैसेज कर दो या व्हाट्सएप कर दो? सर टिकट उसने मुझे मैसेज भी किया था, उसका प्रिंट निकाल के भी मुझे दिया था। मेरे पास सबका मतलब जो भी सब प्रूफ होना चाहिए सब कुछ है। तो मतलब अगर अब भी मैं उसके खिलाफ कोई मतलब कार्यवाही करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना। कितना दिन हो गया इस बात को? सर लगभग 8 to 9 मंथ, मतलब 9 महीने तो हो गए। नहीं हो सकता है। देखिए अर्पित क्या अनरिक कुमार जी अर्पित कुमार सर। अर्पित कुमार जी, ये जो एनसी होती है ना, एनसी नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है जिसपे एनसी लिखाते, पुलिस जो एनसी लिखती है, हेलो जी, पुलिस जो एनसी लिखती है ना, एनसी उसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है सिर्फ। ठीक है, बाद में वो जो एविडेंस है वो ऑफिसर है चेंज हो जाता है, वो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके वजह से वो चीज की अंदर इतना मजा नहीं आता है। अगली बार से ध्यान में रखिए कि अगर आपके साथ में कभी ऐसा कंज्यूमर का कोई हुआ तो जो आपने पेमेंट किया है, ये 3 चीज अगर आप संभालते हैं तो इमीडिएटली आपकी तकरार ली जाएगी। लेकिन मैंने आपको फिर समझाता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको कंप्लेंट लिखित में देनी है, ना कि मुंह जबानी। और उस कंप्लेंट की सेकंड कॉपी आपको साइन करा के लेनी है। अगर वो पुलिस वाला आपको सेकंड कॉपी साइन करके नहीं देता है, आप उसको डायरेक्ट बोलिए मैं सुबह डीसीपी साहब के पास जाऊंगा। वो डीसीपी साहब का आप बोलते ही वो इमीडिएटली, अच्छे ऑफिसर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ऑफिसर खराब होते हैं। जो ड्यूटी ऑफिसर है, अगर उसने कंप्लेंट नहीं लिया, उसके सीनियर ऑफिसर है उसके पास जाके आप तकरार कर सकते हैं। अगर उन्होंने भी नहीं सुना, एसीपी है, डीसीपी है, एडिशनल कमिश्नर है, ज्वाइंट कमिश्नर है, फिर कमिश्नर है, तो बहुत बड़ी सीढ़ी है। आपको इतना, मुझे नहीं लगता आपको इतना जाने की जरूरत पड़ेगी। इसके बीच में आपका काम कहीं ना कहीं हो जाएगा। होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जी सर एक्चुअली एक क्वेश्चन और है। अभी मतलब मेरा एक फ्रेंड है जो मतलब यूपी से आ रहा है मुंबई, तो मतलब वही चीज के बारे में बात हुई। उसने जो टिकट निकाला उसका मतलब टिकट के ऊपर प्रिंट मतलब जो रेट दिया हुआ है वो 765 या कुछ रुपीस है, और मतलब उसके टिकट का मतलब 2000 रुपया लिया गया है। ये यूपी में हुआ? तो मतलब जी यूपी में हुआ है। तो मतलब उसने भी सेम वही चीज किया जो प्रोसेस मैंने किया था जी, उसने भी वही किया। मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया है टिकट का, मतलब उसके पास प्रिंट भी आया और मैसेज भी आया। तो सर अगर मैं उसके लिए मतलब रेफर करूँ तो उसका मतलब केस मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कितना दिन हो गया इस बात को? सर अभी मतलब आने वाला है, अभी मतलब 2-3 दिन के बाद आ रहा है। ये केस है, इसको आपको ऑनलाइन डालना पड़ेगा यूपी में ही। यूपी में ही एक्चुअली मैंने मतलब एक्चुअली वो बंदे के पास टाइम नहीं है, तो मतलब मैंने उससे केस करवा दिया है जी ऑलरेडी। तो मतलब अगर कंटिन्यू करना चाहूँ तो मैं जाके कंटिन्यू कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पुलिस के साइड पे जाइए, ऑनलाइन कंप्लेंट दाखिल कराइए। ओके सर। यूपी पुलिस के वेबसाइट पे जाइए,
रेलवे के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर ऑनलाइन कंप्लेंट दाखिल करवाइए, उनकी विजिलेंस टीम, उनको टाइम दीजिए। ऐसा आपका आज डाल दिया और कल हो जाएगा ऐसा नहीं है, उनको वक्त दीजिए, 10 दिन 1 हफ्ता उनका वेट कीजिए। 1 हफ्ता उनका रिप्लाई नहीं आया, रिमाइंडर मारिए, आपका काम 100% होगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जी, बंटी आपका संगठन- बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे को इनवाइट किया और हमको भी शेयर करने का, हमारे थॉट शेयर करने का मौका दिया। जी सर, अली अगर सर सिद्धेश भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए, बोलिए, दीजिए हमको, बोलिए, बोलने दीजिए। जी सर, बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? बहुत हल्की आ रही, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। हेलो, थोड़ी हल्की आवाज आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए अपना। हेलो सर, अभी आ रही है क्या? आ रही है आवाज, कम आ रही है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर मतलब अभी ये ई कॉमर्स में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। मतलब समझो एक मोबाइल मंगाया आपने कौन सी भी कंपनी का, जी तो वो कंपनी से उन लोग वहां से एकदम परफेक्ट बेचते हैं, लेकिन बीच में कहीं है ना वो चेंज हो जाता है। जी उसके जगह पे दूसरा मोबाइल आ जाता है, या तो वो मोबाइल ही नहीं देता, कुछ और उसमें डाल देते हैं। कॉल करते कस्टमर केयर को, जी कस्टमर केयर बोलता है कि हम लोग जी उसका वेरिफिकेशन करेंगे, देखेंगे कैसा डाटा। जी मतलब 2-3 दिन बाद वापस कॉल करते हो, बोलते सर हमने कैमरा सब चेक कर लिया है, जहाँ से आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हुआ था वो वैसी पैकिंग में से आपके घर पहुंचा है। जी। तो इसके बाद करने का सर, मतलब कंपनी के साथ क्या करे अभी? अभी कौन सा कंपनी से आपने मोबाइल मंगाया था जिसके साथ में आपके साथ में हुआ, कौन सा कंपनी के साथ ऐसे ही हुआ था सर। नहीं, कौन सा कंपनी है? जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसा कौन सा कंपनी है? अमेजोन से किया था, ओप्पो का। देखिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये जो 4-5 साइड है, अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, jabong.com है, मंत्रा.com है, ये जो 4-5 कंपनीज है ये बहुत लाइबल है और इमीडिएटली कस्टमर का जो भी रेजोल्यूशन है उसका इमीडिएट फीडबैक लेती है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे 99% फ्रॉड कंपनी है, ऑनलाइन ई कॉमर्स साइड है, बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज है जो असल में कंपनी खुद फ्रॉड करती है। ठीक है, आपके पास में जो टिकट नंबर आता है, सबसे पहले आपके पास में एक टिकट नंबर आता है, उस टिकट नंबर के ऊपर से आपको उनको रिप्लाई करके कंप्लेंट करना। टिकट नंबर कैसा होता है? जब आप मोबाइल बुक करते हो या कोई भी सामान बुक करते हो, इमीडिएटली कंपनी आपको एक टिकट नंबर इशू करती है या प्रोडक्ट कोड इशू करती है कि ये आपका प्रोडक्ट कोड है और ये परचेज डेट है और इसका डिस्पैच के लिए आपको 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। ठीक है, वो डिस्पैच के लिंक के साथ में ही आपको उस कंपनी को मेल करना होगा। कॉल करने से आपके पास में एविडेंस नहीं रहता है, आपको मेल करना है। अभी आप एमएससीबी का मैटर कोई भी ले लीजिए, एमएससीबी सबसे बड़ा कंज्यूमर का प्रॉब्लम, एमएससीबी, एमएससीडीएल और अडानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, जो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चलती है। वो आपने अगर ऑनलाइन फोन में कंप्लेंट दिया, आपकी कंप्लेंट को मानने ही नहीं है, वो कंप्लेंट लेंगे ही नहीं आपका, जब तक कि आपने पत्र व्यवहार उनके साथ में नहीं किया या ऑनलाइन उनके साथ में बात नहीं किया, यानी कि मेल के थ्रू। तो सबसे पहले है, जैसा मैंने पहले बताया, कि आपको उस चीज का डिटेल लेके उनको फीडबैक करना है। यानी कि फिर एक बात यहाँ आ जाता है एविडेंस। तो एविडेंस है, आपने वो चीज कलेक्ट किया और उसके सामने खोल के देखा वो बंदे के, वो बोलता है आपको खोल के मत देखो मेरा प्रोडक्ट, उसको बोलना है तुम यहीं रुको, ये पैसे तुम तुम्हारे हाथ में रखो और आपको वो प्रोडक्ट उसी वक्त खोल के देखना है कि उसमें वाकई में मोबाइल है या साबुन की टिकिया है। आप समझ गए? जी। तो इससे आपका प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाए। सर लेकिन उसने मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया था, तो डिलीवरी वाला मतलब वो घर पे नहीं था तब, जब वो रिसीव करना था तभी वो बाहर था, तो उसके मम्मी वगैरह ने रिसीव किया था और फिर वो आने के बाद ही उसने खोला मोबाइल। देखिए सीधे जी, बहुत सारे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोस्त अमेजोन में और फ्लिपकार्ट में लीगल मैनेजर है, जो वहां का पूरा लीगल हैंडल करते हैं।
लीगल हेड बोलते हैं उनको, वो हैंडल करते हैं। क्या होता है कि आज के तारीख में लोग भी बहुत ज्यादा कंपनीज के साथ में फ्रॉड करना शुरू कर दिए। प्रोडक्ट उनको डिलीवर हुआ ओरिजिनल, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे पास में प्रोडक्ट ही नहीं आया, या तो उसके अंदर साबुन की टिक्की आई, या उसके अंदर नया मोबाइल के बदले पुराना मोबाइल डाल दिया, या डैमेज मोबाइल डाल दिया और उसको रिटर्न किया। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो यहाँ पर जी बोलिए। वीडियो है, उसने जब फुल पैक्ड मतलब उसने अनपैक किया था, मतलब जितना पूरा पैकिंग था उसके बाद तो अनपैक प्रोडक्ट तो लेना ही नहीं चाहिए ना सीधे जी। आपकी यहाँ पर आपका जो दोस्त है उसकी प्रॉब्लम है यहाँ पर, उसने अनपैक प्रोडक्ट ही नहीं लेना चाहिए था। पैक प्रोडक्ट ही था, उसने वीडियो निकाला फाड़ने का, फाड़ के उसने अंदर चेक किया, मतलब उसने पूरा होल वीडियो शूट कर दिया उसका। वो बंदा डिलीवरी वाले के सामने के डिलीवरी वाले के जाने के बाद? सर एक्चुअली वो घर पे नहीं था, काम पे था। तो शाम में उसके मम्मी ने दोपहर में रिसीव किया, तो शाम के आने के बाद उसने वो फाड़ा, वो वीडियो वगैरह निकाल के। तो ये नहीं, कभी भी कंपनी नहीं मानेगी ये बात को कि ये उनके तरफ से गलती है, क्योंकि जब आपको जब डिलीवरी हो जाती है तो आप डिलीवरी चालान पे साइन करते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट रिसीव कर लिया। आप समझ गए? तो चाहे आप 10 साल कोर्ट में लड़ाई करो, आपकी लड़ाई भी इनवैलिड हो जाएगी वो, क्योंकि उस समझ गए? नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अगली बार जब भी कोई चीज परचेस करें तो डिलीवरी वाला जब आए उसके सामने उसको खोल के देखें। आप पैसा उनको पेमेंट करे, बोला 2 मिनट खाली खड़े रहो आप उनके सामने, वो पैकिंग, चले मम्मी हो या डैडी हो, कोई भी घर पे हो, उनको बोलिए इमीडिएटली पैकिंग खोल के चेक करें इसमें आपने जो ऑर्डर किया है वो प्रोडक्ट है या नहीं है। मैं सिर्फ एक ऐड कर दूंगी, इसको सर ने जो बोला है वो तो सब कुछ सही है। कि पहली बात है कि अलर्ट होना, तो कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर आपको अलर्ट होना बहुत जरूरी है हर चीज में। जब आप कुछ खरीदते हो, जब आप कोई भी चीज लेते हो, भले वो ई कॉमर्स, स्पेशली ई कॉमर्स पे, आपने चेक करना चाहिए था, या जब भी आप रिसीव कर देते हो तो इट इज कंसिडर्ड, वो कंसिडर ही हो जाता है कि आपने वो चीज ले ली है। बट वो उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ टॉक्स में तो है, वो उनसे बातें कर रहे हैं। उसके अलावा एक सजेशन है कि वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी एक डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी के अंडर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। हम लोग हैं मदद करने के लिए, अगर उस पे कोई सजेशन चाहिए तो। बट उस तरह पे भी एक डेफिशिएंसी का एटलीस्ट वो साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे तुम यू मेंशन सिद्धेश कि उन्होंने एक वीडियो निकाला था, टाइम लगेगा, फैक्ट्स आएंगे, एविडेंसेस आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। बट जैसे मैंने बोला कि राइट टू बी हर्ड, कि आपको सुनने का भी हक आपको दिया गया है, कंज्यूमर को दिया गया है। तो अंडर दैट आप एटलीस्ट उन्हें बोल सकते हैं कि वो एक एप्लीकेशन करना जरूरी है, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम। ये मेरा सजेशन है। यस, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है बहुत से साथियों ने सवाल पूछे हैं और वो संतुष्ट है उन्हें मिलने वाले उत्तरों से। तो सर फिर से एक बार मैं मर्जी संगठन द्वारा श्रद्धा मैम आपका और अलीहदे सर आपका मैं मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ, और आपका मैं आभारी हूँ कि आप आज दोनों यहाँ पे आए और आज के इस विषय पे आपने बहुत ही सरल रूप से और महत्वपूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया। तो निश्चित रूप से हम सभी साथी ये बात जरूर फॉलो करेंगे आगे कि हमें भी एक जवाबदार नागरिक और एक कंज्यूमर होके हम कैसे हमारे अधिकार को जाने और किस तरह से हम औरों तक ये बात पहुंचाए। तो उसी के साथ मैं सभी साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ, आपने सभी ने ये सेशन अटेंड किया। और फिर से एक बार सर श्रद्धा जी और मर्जी फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेरे लायक कभी भी कोई सेवा होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन। थैंक यू सर। आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगा, और मैं भी मर्जी फाउंडेशन का हमें बुलाने के लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। certainly, certainly, certainly.
लिए हमने, जैसे सर ने ऑलरेडी बताया, हम लोग हैं मदद करने के लिए। हमारे नंबर्स मंगेश सर के पास भी है। आपको कोई भी तरह की मदद चाहिए होगी, हम लोग जरूर आपको मदद करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।